नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सुबह के 7 बजे तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और हम बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं फिरोजाबाद के काठ बाजार की इस खबर के साथ, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और आग ने बाजार की 12 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में लोगों ने दमकल को इसकी सूचना दी और काफी मशक्कत के बाद दमकल की कई गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाने में सफलता हासिल की। आग से दुकान में रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, फिरोजाबाद की खबर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं फिरोजाबाद, जहां से अरविंद मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अरविंद, आग कितने बजे कब लगी और आग लगने का कारण क्या रहा? देखिए मनका, मैं बता दूं कि आग कल रात में 10 बजे के आसपास लगी और जब चूंकि अब बाजार में कोई रहता नहीं, पूरी तरह लॉकडाउन है, तो लोगों को तब मालूम पड़ी जब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तो 10 बजे की 10:30 बजे करीब जानकारी मिली। उसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पे आई और करीब 2 बजे इस आग पर काबू पाया जा सका है। और चूंकि काठ बाजार है, पूरी लकड़ी का यहाँ काम होता है, बड़े फर्नीचर यहाँ बनते हैं, तो करीब दर्जन भर दुकानों में आग लगी है। और जो सामान, चूंकि विवाह शादी सालक हुए नहीं, इसलिए जो फर्नीचर का सामान बना था वो पूरा सामान वहां पे रखा हुआ था, सब सामान जल गया। लाखों की क्षति हुई है। हालांकि क्षति का आकलन किया जाएगा कितनी क्षति हुई है, लेकिन यही कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर उसमें क्षति हुई है। और जहां तक आग कैसे लगी इस सवाल का, तो मैं आपको बता दूं कि एक पान के बगल में एक ट्रांसफार्मर है, तो ये अंदाज लगाया जा रहा है, ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जो ट्रांसफार्मर है उसमें शॉर्ट सर्किट से ही इसमें आग लगी है। उसके बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जी मैनका। जी अरविंद, आसपास के जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या कहना है, क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटें और देखते ही देखते आग फैलती ही चली गई। देखिए वहां पर चूंकि पूरी तरह बाजार है, तो काफी देर बड़ा अफरा तफरी का माहौल रहा और बाजार की दुकानें, जिन की दुकानें, उनको जैसे ही मालूम पड़ी कि वहां आग लगी है, तो बड़ा हड़कंप की स्थिति रही, अफरा तफरी की स्थिति रही। घंटों के हिसाब से लोग आए, उन्होंने जो आसपास की दुकानें थी उन दुकानों को खोल खोल के अपना अपना सामान सड़कों पर फेंका ताकि जितना हो सके उतना सुरक्षित बच सके। लेकिन ज्यादातर दुकानें जो आग की चपेट में आई, सारा सामान उनका जल गया और कुछ दुकानें जरूर इससे प्रभावित नहीं हो सकी। जी मेनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरविंद इस जानकारी के लिए। तो तस्वीरें बेहद एक्सक्लूसिव आपके सामने। फिरोजाबाद की ये खबर, आग लगी, पास में ट्रांसफार्मर था और शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। यहां आपको बताएंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से यौन शोषण के मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से यौन शोषण के मामले में छात्रा को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरोपों को आधारहीन बताते हुए यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा की सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है। स्वामी चिन्मयानंद से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तमाम याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सर्वेश इस समय मौजूद है फोन लाइन पर। सर्वेश, ये बड़ी राहत की खबर है स्वामी चिन्मयानंद के लिए, और क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? ये पूरा मामला काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शाहजहांपुर में एलएलएम की छात्रा ने जब पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, तो इस खबर ने सनसनी मचा दी थी और बाद में स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था और लंबे समय तक उन्हें जेल में रहना पड़ा था। हालांकि अब वो जमानत पर रिहा है, लेकिन इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की तो इस मामले में पीड़ित छात्रा को बड़ा झटका दिया है और उसकी जो सभी अर्जियां थी उनको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने यह माना है कि एसआईटी ने जो इस मामले में जांच कर जो चार्जशीट दाखिल की थी, वो जांच पूरी तरह से छात्रा की अर्जियां हैं उनको खारिज कर दिया है। और इसके साथ ही साथ छात्रा ने एक मांग की थी दिल्ली की लोधी रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराने की, उसको भी कोर्ट ने सही नहीं माना है और उसको भी खारिज कर दिया है। तो इस तरह से स्वामी चिन्मयानंद को इस पूरे मामले में और छात्रा के आरोपों को कोर्ट ने गलत माना है। हालांकि इस मामले में छात्रा को पहले जमानत मिली थी और बाद में स्वामी चिन्मयानंद भी जमानत पर इस समय रिहा किए गए हैं। लेकिन जब छात्रा के जो आरोप लगाए गए थे तो तमाम उसके खारिज होने के बाद स्वामी चिन्मयानंद को एक बड़ी राहत और मिल गई है। जी सर्वेश, स्वामी चिन्मयानंद को राहत मिली, राहत की खबर उनके लिए आई, लेकिन जो अर्जी पक्ष था जिसमें लड़की ने अर्जी जो लगाई थी, वो सारी अर्जियां जो खारिज कर दी गई हैं, उसमें उस पक्ष की तरफ से क्या कहना है, क्योंकि बड़ा झटका उनको लगा है? जी निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगा है। छात्रा का ये कहना था कि एसआईटी जांच जो है उसका जो जांच का तरीका था वो गलत था। अलग धाराओं में उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन कोर्ट ने एसआईटी जांच को पूरी तरह सही माना। इसके साथ साथ छात्रा ने यह कहा था कि
बाथरूम में नहाते हुए उसका वीडियो बनाया गया था। कोर्ट ने इसको भी आधारहीन माना है, इसको भी सही नहीं माना है। और इसके साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि मुकदमा दर्ज कराने की अलग से छात्रा की मांग थी, पीड़ित छात्रा की मांग थी, उसको भी कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि उस पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश इस जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई आपको दे देते हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी थी, जो सही साबित हुई है। कानपुर और बहराइच में बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की गेहूं, मेथी की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। तो बेमौसम बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया किसानों की फसल को। और ये बारिश सिर्फ बारिश तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तेज हवाएं और ओलावृष्टि खूब जमकर हुए, जिसके बाद सबसे ज्यादा खामियाजा जो उठाना पड़ रहा है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी लगी लगाई फसल जो तैयार एकदम खड़ी हुई है वो पूरी तरह से खराब हो गई है। संत कबीर नगर में तूफानी हवाओं के साथ बारिश और तेज हवाओं से फसलों को नुकसान हुआ है। संत कबीर नगर की तस्वीरें आपके सामने। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि बेमौसम बारिश होने का पूरा अनुमान जताया गया था। और अब जो खबर आई है उसके मुताबिक कल ओलावृष्टि हुई, जमकर बारिश हुई, तेज हवाएं चली। नुकसान का आंकलन अभी करना मुश्किल है, लेकिन खेती बाड़ी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और किसान इस समय जो अपनी फसल काटने की पूरी तैयारी करे बैठे हैं, तेज बारिश ने उनकी सारी फसल खराब कर दी है। बेमौसम बारिश की तस्वीरें जिससे हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ लॉकडाउन जिसके चलते लोग घर पे रहने को मजबूर, दूसरी तरफ ये बेमौसम बारिश जिससे लगी लगाई फसलें जो हैं किसानों की वो खराब हो रही हैं। साल भर मेहनत करने के बाद जब मौका आता है फसल की कटाई करने का, अपनी मेहनत के फल को पाने का, उसमें इस बेमौसम बारिश ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने भदोही के बीएसए अमित कुमार को फटकार लगाई है। फटकार के बाद अमित कुमार ने संशोधित पत्र जारी किया। इससे पहले भदोही के बीएसए ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने और पीएम केयर फंड में 100 रुपए देने के आदेश दिए थे। और जब हमने इस खबर को चलाया तो शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने संज्ञान लिया और भदोही के बीएसए अमित कुमार को फटकार लगाई। नए संशोधित पत्र में स्वेच्छा से धनराशि देने की बात कही गई है। जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, जिसकी इच्छा हो वही पैसे दे। तो आपके चैनल न्यूज 18 का खबर दिखाने का असर। कि आरोग्य सेतु ऐप इसको डाउनलोड करने की अनिवार्यता का तो आदेश हम जारी कर सकते हैं, लेकिन जब दान की बात है, चाहे पीएम केयर फंड में दान हो, चाहे उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में दान हो, तो दान स्वैच्छिक होता है। इसके लिए कभी कोई आदेश नहीं जारी किया जा सकता। इसलिए मैंने अपने 75 जिले के सभी बीएसएच को कहा है कि इस संबंध में केवल अपील कर सकते हैं, किसी तरह का आदेश जारी ना करें। उन्होंने जो गलती की थी उस पर मैंने ये निर्देशित किया है कि आगे से इस तरह का कोई आदेश जारी ना हो। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने काम में लापरवाही बरतने पर सिद्धार्थ नगर बीएसए को हटा दिया है। जानकारियां नहीं रहती हैं। समीक्षा बैठक में जब मैं कुछ चीजें पूछ रहा था कि किन विद्यालयों के मरम्मत की सूची बनाई गई है, किस आधार पर काम कर रहे हैं, तो उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो मुझे लगा कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनके विकास की चिंता स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता वाले जनपद हैं, तो वहां इतना लापरवाह और निष्क्रिय बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं चाहिए। इसलिए तत्काल प्रभाव। तो एक तरफ जहां योगी सरकार लगातार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठा रही है, तो वहीं छात्रों और कामगारों की घर वापसी कराने में भी योगी सरकार लगी हुई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि दिल्ली से 4 लाख और हरियाणा से 12,000 कामगारों की घर उनको लाया गया है और इसके अलावा प्रयागराज से 15,000 छात्र पर भेजे गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश से 3,000 लोगों को घर तक पहुंचाने का काम किया है।
मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि लोग पैदल यात्रा न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार यदि संबंधित राज्यों से सूची प्राप्त कर लेगी अपने प्रवासी श्रमिकों की, जिसमें नाम, पता, टेलीफोन नंबर और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति अगर उपलब्ध हो जाएगी तो उनको सुरक्षित वापस लाने की कार्य योजना को आगे बढ़ा दिया जाएगा। आगे बढ़ते बताते हैं कि यूपी सरकार ने मध्य प्रदेश में काम कर रहे यूपी के प्रवासी मजदूरों को मध्य प्रदेश से यूपी लाने का काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को तकरीबन 2400 प्रवासी कामगारों को झांसी की भोजला मंडी लाया गया, जहां झांसी जिला प्रशासन के साथ साथ मंडलीय अधिकारियों ने सभी प्रवासी मजदूरों का चेकअप कराया और इसके बाद ही सभी को अलग अलग जिलों में भेजा गया। आगे बढ़ते हैं, आपको आज की कोरोना अपडेट दे देते हैं। क्या है आज पूरे देश में कोरोना की संख्या? तो सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए जो हम दिखा रहे हैं, देश में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो 33,610 को पार कर चुकी है। देश भर में कई हजार जो लोग हैं, 8,373 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 1823 कोरोना मरीज देश में बढ़े हैं, तो ये चिंता का विषय है। इसके अलावा 67 लोगों की देश भर में मौत हुई है एक दिन में। ये बड़ा आंकड़ा, जिसमें कई लोगों ने 67 लोगों ने एक ही दिन में अपनी जान गंवाई। यूपी में मरीजों की संख्या आपको बता रहे हैं और 1620 एक्टिव मरीजों की संख्या है इस समय। 77 नए कोरोना पॉजिटिव कल मिले हैं यूपी में, और यूपी में अब तक 551 लोगों को ठीक किया जा चुका है। लेकिन देश में 33,000 के पार पहुंची है कोरोना मरीजों की संख्या, 33,610 का आंकड़ा। और अब नजरें 3 तारीख पर, परसों लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाता है कोरोना पर पकड़ पाने के लिए या फिर नहीं। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। गाजियाबाद में 3 और नए केस मिले हैं, जिससे सनसनी फैल रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या गाजियाबाद में लगातार बढ़ रही है। 66 अब हो गई है कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या गाजियाबाद में। 44 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। 22 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, लेकिन कुल संख्या जो हुई है गाजियाबाद में वो 66 हो चुकी है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया, और इन तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आप पूरी खबर विस्तार से समझ जाएंगे। तुम भी शुरू हो जाओ, तुम भी शुरू हो जाओ, उठक बैठक चालू। ककोड़ थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी में पुलिस की गश्त के दौरान कुछ लोग 2 दुकानों में एक साथ खड़े मिल गए, जिसके बाद पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के आरोप में कार्रवाई की और दुकान के बाहर खड़े लोगों को सजा के तौर पर उठक बैठक करा दी। तुम भी शुरू हो जाओ, तुम भी शुरू हो जाओ, उठक बैठक चालू। जबकि दुकान के अंदर खड़े लोगों को दुकान के अंदर ही उठक बैठक करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक ये सजा इसलिए दी गई ताकि दोबारा सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और साहिबाबाद की खबर, बिल्कुल इस खबर जो आप देख रहे थे उससे उलट है। यहाँ पर कोरोना से जंग जीतकर लौटे एक शख्स का पुलिस वालों ने फूलों के साथ स्वागत किया। शालीमार गार्डन के रहने वाले युवक को कोरोना हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में आइसोलेट किया गया, जहां कई दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद जब कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे तो पुलिस वालों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया। तालियों के साथ बजाएं। अधिकारियों ने हौसला अफजाई की और फिर घर तक छोड़कर भी आए। बहुत बढ़िया। इस दौरान कुछ लोग सोसाइटी में भी इंतजार कर रहे थे। इस मौके पर युवक के चेहरे में खुशी देखकर लोगों ने भी तालियों के साथ स्वागत किया। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन इन तस्वीरों ने संदेश साफ दिया है कि हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और कोरोना से जंग भी जीतेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लेकिन सहारनपुर में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होने से हड़कंप मचा है और इसी की वजह से हॉटस्पॉट का दायरा बढ़ता जा रहा है। देवबंद इलाके में 6 नए केस मिलने से कोरोना पॉजिटिव की संख्या 170 पहुंच गई है।
देवबंद में अब तक 91 कोरोना संक्रमित लोग सामने आ चुके हैं। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।